अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क दिया था, 1.5 सवाल होमवर्क था। एक वो जायका लिमिटेड वाला पूरा करना था। हाँ जी, जायका लिमिटेड वाला सवाल किसी ने अटेम्प्ट किया हो, उसमें एक तो एक नोट लिखवाना है आपको, एक पॉइंट उसमें होना चाहिए मसला अगर किया है तो। क्या? डायरेक्ट वेजेस वाला। एक छोटा सा मसला तो ये है कि आप डायरेक्ट वेजेस की रेशो में बांटें इनडायरेक्ट वेजेस को, या लेबर आर की रेशो में बांटें, तो जिसमें मर्जी बांट दें। डायरेक्ट वेजेस में बांट दें वो भी सही है, लेबर आर पे बांट दें वो भी सही है, लेकिन इस सवाल में डायरेक्ट वेजेस में ही बांटें, उसकी वजह है भी। जिन्होंने सवाल नहीं भी पूरा किया वो भी सुन लें। जो एसडीज हैं उनमें भी डायरेक्ट वेजेस लिखी आ रही हैं। जिन्होंने सवाल नहीं भी किया उनसे भी कह रहा हूं, इसमें जो एसडीज थे, डिस्ट्रीब्यूशन था एक शायद, और उनमें भी डायरेक्ट वेजेस लिखी हुई है। तो एसडी में डायरेक्ट वेज कहां से आ गए? प्रोडक्शन चलते फिरते एसडी से जो प्रोडक्ट था वो पीडी से निकल के एसडी से भी घूम फिर के आ गया? नहीं। नहीं, लेकिन एसडीज में तो नहीं जा रहा प्रोडक्ट, तो फिर एसडीज में डायरेक्ट वेजेस कैसे आ गई? ये ना असल में एक धोखा है, और ये धोखा समझा भी देता हूं पहले। जब आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट समझाई थी, तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट किसी इंडिविजुअल एसेट की भी निकाली जा सकती है, किसी डिपार्टमेंट की भी निकाल सकते हैं, पूरी फैक्ट्री की भी निकाल सकते हैं, पूरे बिजनेस की भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की वेरिएबल फिक्स निकाल सकते हैं। अगर पूरे डिपार्टमेंट पे आ जाए तो पूरे डिपार्टमेंट की वेरिएबल फिक्स निकल सकती है। पूरी कंपनी की बात कर लें तो पूरी कंपनी की वेरिएबल फिक्स निकल सकती है। तरीका यह है कि हम जिस एसेट या जिस डिपार्टमेंट का वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का फैसला करना चाह रहे हैं, उसकी कोई ना कोई मेन एक्टिविटी होगी। वो खर्चा जो उस मेन एक्टिविटी से लिंक्ड है वो वेरिएबल है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, क्या काम है इनका? सेल करना। तो गुड सेल करना,
तो वो खर्चा जो गुड्स सेल करने से रिलेटेड है, जैसे कमीशन है, वो वेरिएबल है, और जो गुड्स कम बिके, ज्यादा बिके, बिके ना बिके, जिस पे फर्क नहीं पड़ना, फिक्स्ड है। इसी तरह से अगर हम पूरी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री की मेन एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन। तो वो खर्चा जो प्रोडक्शन से लिंक्ड है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी खर्चा ज्यादा होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी खर्चा नहीं होगा, वो वेरिएबल है। और जिसका प्रोडक्शन से नहीं, टाइम पीरियड से ताल्लुक है, वो फिक्स्ड है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ही ये डायरेक्ट वेजेस यहां लिखी हुई थी। कैसे? आपने बाइक या गाड़ी सर्विस कराई हो, या घर में भी अगर कोई अप्लायंस मेंटेनेंस करवाई हो, उसकी रिपेयर कराई हो, तो एक तो वो वर्कर होता है जो ये चीज ठीक कर रहा होता है, एक साथ छोटा होता है जो उसका हेल्पर होता है। तो अब वो जो सर्विस दे रहे हैं उनमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो डायरेक्टली उस सर्विस को देने में एंगेज है, जैसे अगर मशीनों की मेंटेनेंस करनी है तो वो वर्कर्स जो मशीनों की मेंटेनेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डायरेक्ट है। देखिए, हम तो चूंकि पूरी फैक्ट्री को सामने रख के डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं ना, हम फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे होते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात हो रही हो, तो वो लोग जो उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, उस डिपार्टमेंट का मेन काम मेंटेनेंस सर्विसेज देना, जो खुद उस सर्विसेज में एंगेज्ड है, वो उस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट लोग हो गए, और जो उनके हेल्पर हैं वो इनडायरेक्ट हो गए। तो उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये डायरेक्ट वेजेस लिखी हुई थी। लेकिन हम सिर्फ उस डिपार्टमेंट का सवाल नहीं कर रहे, हम तो पूरी कंपनी, पूरी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। तो पूरी फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एसडी का जो भी खर्चा है वो ओवरहेड ही है। उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बेशक वो डायरेक्ट वेजेस हो सकती थी, लेकिन जब पूरी फैक्ट्री की बात आएगी तो पूरी फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में वो खर्चा जो एसडीज का है वो ओवरहेड होगा। अगर ये सारी कहानी समझ नहीं आई तो आखिरी जुमला ये लिख लें कि अगर आपको डायरेक्ट वेजेस बेशक एसडीज के कॉलम में भी क्यों ना दी हो, इवन देन वो ओवरहेड्स ही हैं। अगर आपको एसडीज में कोई डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल के चांस तो बहुत कम है लेकिन चलो हो भी सकता है, अगर आपको एसडी का कोई डायरेक्ट खर्चा भी इवन के दिया है तो वो फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एफओएच ही होगा, यानी आप उनको ओवरहेड्स में ही लिखेंगे। अगर एसडी का कोई खर्चा डायरेक्ट के नाम से दिया हुआ है तो फैक्ट्री के लिहाज से वो ओवरहेड ही है। वो उस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट बनता है, वो इनडायरेक्ट है उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो चूंकि वो सर्विस डिपार्टमेंट है तो वो सब ओवरहेड है। हाँ, इसको एसडीज में डालना पड़ेगा ना, क्योंकि एसडीज के जब हम ओवरहेड्स लिख रहे हैं तो इस डायरेक्ट वेजेस की लाइन के सामने एसडीज में फिगर लिखनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि वो लाइन ही लिख रहे होंगे तो पीडीज में नहीं लिख देंगे फिगर, क्योंकि जो पीडीज की डायरेक्ट वेजेस है वो वाकई डायरेक्ट वेजेस है। पता नहीं सुन भी रहे हैं बात, जिन्होंने सवाल नहीं भी किया उनसे भी बात कर रहा था। तो इसमें जो एसडीज में डायरेक्ट वेजेस दी हैं वो भी ओवरहेड्स ही हैं। और इस सवाल में कुछ पूछना है तो पूछें। क्योंकि वो ओवरहेड्स नहीं है, हम तो ओवरहेड्स निकाल रहे हैं ना, लेकिन वो तो हमने कर ली ना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो अलग से लिख लिया था। अब ये जो पीडीज एसडीज कर रहे हैं तो हम ओवरहेड्स को बांट रहे हैं, इसलिए नहीं लिखा। डायरेक्ट मटेरियल में भी यही कॉन्सेप्ट ही है, मैंने यही कहा है ना कि डायरेक्ट कॉस्ट कि एसडी की कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है तो वो उस एसडी के लिए बेशक डायरेक्ट है, लेकिन हमारी पूरी फैक्ट्री के हिसाब से वो ओवरहेड है। आरटी लिमिटेड दिया था एक सवाल, इस पे तो यस आना ही था, किया है। अच्छा, बिल्कुल सच्चे सच्ची
किस किसने किया आरटी लिमिटेड? एक, बाकी 3 छुट्टियां। चले सवाल दोबारा पूछता हूं चेंज करके, किस किसने नहीं किया आरटी लिमिटेड? किस किसने नहीं किया? ठीक, ये दोनों हाथ मिलाऊं तो टोटल बन नहीं रहे। अच्छा, चूंकि अभी शुरू है तो मैं आपको कम्युनिकेट कम से कम जरूर कर देता हूँ होमवर्क की मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी उसके बाद भी आपने अगर नहीं मानना तो आपकी मर्जी है। पहले तो सारी नसीहतें आपके फायदे के लिए की थी, लेकिन अब मैं इसको इस एंगल से भी बता रहा हूँ। और ये ऐसे नहीं कि मैं कुछ बस बना के इमोशनल बात कर रहा हूँ, आई मीन इट जो मैं कह रहा हूँ। बचपन से एक हदीस का रट्टा लगाया होगा कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मफहूम है उसका, उसके अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, भूल जाते हैं, मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मैं अपने जान माल सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। क्या मुराद है इस बात से? फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, किसी को मैं बात नहीं लगा रहा, मैं इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन इस वक्त के हालात में अभी जो मोहब्बत, बज़ाहिर मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं या शायद माइनॉरिटी कह लें, दिल पे मत लीजिएगा इस बात को, जो नजर आ रहा है वो कह रहा हूं, वो यहां तक महदूद होके रह गई है कि आप बैज लगा लें, चूम लें नाम, या 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में आप अल्लाह माफ करे लेकिन भंगड़े डालते हुए निकल जाए। ये शक्ल इख्तियार हो गई है, ये नहीं है मोहब्बत। मोहब्बत का इजहार है, चलो ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि तो गलत है, मैं आपको वैसे बात कर रहा हूँ कि ये चाहते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तक तुम लोग ये बैज ना लगाना शुरू कर दो, हरकतें वही रखो, लेकिन जब तक ये ना शुरू कर दो तो नहीं। मोहब्बत का मतलब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान माल सब कुछ, क्योंकि इंसान जिंदगी में जो भी एक्शन लेता है गुनाह वाले, वो यकीनन अपनी कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी किसी मजबूरियों की वजह से, जो लोग जिन लोगों से मोहब्बत होती है उनकी मोहब्बत की वजह से, जैसे अगर कोई बाप है वो अगर हराम कमाई कमा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें औलाद की मोहब्बत इन्वॉल्व है कि वो चाहता है कि औलाद को मैं ज्यादा फैसिलिटेट करूं, कमाना पड़ता है, खैर है कमा लूं, औलाद फैसिलिटेट होनी चाहिए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी टॉप प्रायोरिटी बन जाए, इस बात का मतलब है कि हमें उनकी बात मानने से कोई रिश्ता, कोई फीलिंग ना रोक सके। अगर मैंने किसी को प्रेफर कर दिया, अगर लेट से मैंने जो हलाल हराम की मिसाल दी है, अगर मैंने औलाद की मोहब्बत में हराम कमा लिया तो मैंने औलाद को ज्यादा मोहब्बत दे दी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं ज्यादा मोहब्बत दे गया औलाद को, ये फिर मेरा ईमान कच्चा पड़ गया। फिर तो ईमान है ही तब जब मैं हर चीज पे प्रेफर कर लूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है? तो ये ईमान का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है। यहां से मैंने आपको सिर्फ एक जो बात रिलेट करनी थी, जो उस्ताद है ना, मैं बायोलॉजिकल पेरेंट तो नहीं हूं सारे स्टूडेंट्स का, ये तो एक एजाज के लिए होता है कि बाप की तरह होता है उस्ताद, और मैं पढ़ाता भी इसी तरह से जान मार के मेहनत करके ही हूँ। आप में से कुछ लोग पहले पढ़े हुए हैं, कुछ लोगों को अभी महीना हो गया मुझे देखते हुए।
लेकिन मैं मेहनत तो करता हूँ अपनी तरफ से और कोशिश करता हूँ कि सबको बात क्लियर हो। बार बार झंझोड़ रहा होता हूँ कि पूछना है तो पूछ लो, पूछ लें, नहीं समझ आया दोबारा बता दूं। मेरे जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, मैं बहुत जज्बाती टीचर हूँ, बहुत जज्बात इन्वॉल्व करके मैं पढ़ा रहा होता हूँ। और यही फर्क एक आपने कभी या तो खुद ऑब्जर्व किया हो अपने एतबार से, या घर में किसी छोटे को ऐसे देखा हो आपने कि जब अम्मा पापा को बात कर रहे हैं और बात बहुत सीरियस होके कर रहे हैं और बच्चा खेल में लगा हुआ है तो चपेट पड़ती है आगे से, पड़ती है जोर की। तो उसकी रीजन ये है कि अम्मा पापा जो बात कर रहे हैं वो उसको एक डिसरिस्पेक्ट लेते हैं कि मैं बात कर रहा हूं और तुम मेरी बात को लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। ये डिसरिस्पेक्ट, जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, जितनी ज्यादा बच्चे से मोहब्बत, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बात की कि माँ बाप की बात को सुना जाए। तो मोहब्बत का वो दर्जा तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए उस्ताद की जो क्या कहते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ के अंदर, उस इसीलिए उसको एजाज के तौर पे बाप का दर्जा दिया होता है। तो मैं बेटा चूंकि बहुत जज्बाती और इन्वॉल्व होकर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये चीज मैटर करती है कि मेरी बात आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी टीचर की बात आपके लिए प्रायोरिटी होगी तो आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। और टीचर की बात प्रायोरिटी होना, टीचर से मोहब्बत, टीचर की इज्जत होना सिर्फ ये नहीं है कि टीचर को देख के सिगरेट नीचे कर लें, ये भी है, ये भी अच्छी बात है। जब बाहर मैं निकलूं और कुछ लड़के सिगरेट पी रहे हों और मुझे देख के सिगरेट नीचे कर लें, ये अच्छी बात है, बहुत अदब की बात है, ये भी अदब है। लेकिन यही अदब नहीं है, यानी आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं कि टीचर को देख के सिगरेट नीचे कर लेते हैं बस। टीचर की रिस्पेक्ट, मोहब्बत, कदर है ही है कि टीचर की बात माने, वरना तो है ही कोई नहीं मोहब्बत, रिस्पेक्ट। तो मैं चूंकि पढ़ाता बहुत इन्वॉल्व होके हूं तो मैं इसको बेटा सीधा यहां लेता हूं। जब आप होमवर्क नहीं करते हैं ना तो मैं सीधा यहां लेता हूं और लिटरली इसको मैं बदतमीजी लेता हूं। तो आपको शुरू में इसलिए कन्वे कर रहा हूं कि मैंने आपको कन्वे कर दिया है, और ये मैं कोई इमोशनल बात नहीं बना के बता रहा आपको, मैं वाकई ऐसा समझता हूं। मेरे लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं इन्वॉल्व होके पढ़ाता हूं तो मैं भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेरी कही हुई बात उनके लिए मैटर करनी चाहिए, मेरी कही हुई बात उनके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो होमवर्क जब दूं तो वो करना होता है। ये कल किया हो सबने सवाल, आरटी लिमिटेड मैन, क्योंकि मैंने कहा था कि अगले होमवर्क इस पे बेस करने, अब 30-40% लोगों ने नहीं किया हुआ, मैंने अगले दोनों होमवर्क इस पे बेस करने, ये कल किया हो अपने सवाल। ओके बजटिंग, ग्रेड 1 में से मैं लेबर स्किप करके सेकंड लास्ट ग्रेड पे चला गया हूं, और ये जो सेकंड लास्ट ग्रेड है ये बहुत ही शदीद इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 सवाल तो समझे आप हैं ही हैं, 3-4 सवाल होते हैं। सेकंड लास्ट ग्रेड ये मैंने शुरू में भेज दिया था आपको, एक बजटिंग है उसमें और उसमें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। इनमें से 3-4 सवाल आते हैं। पहले ग्रेड में से लेबर रह गया और वो लेबर मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसकी जो ज्यादा टेस्टिंग अब पिछले कुछ अरसे से हो रही है तो वो डिसीजन मेकिंग के साथ ही टेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं वो डिसीजन मेकिंग से पहले कराऊंगा, यानी दिसंबर एंड में कहीं कराऊंगा। तो अभी बात करते हैं बजटिंग पे। टफ है और बहुत टफ है और बहुत ही टफ है और ये आपको मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूं ताकि आप जहनी तौर पे तैयार होके और पूरी एफर्ट्स के साथ उसको करें। अगर मैं
आपको कहूँ ना नहीं बड़ा आसान है ना, कि कॉन्फिडेंस के लिए कि नहीं बड़ा आसान है, तो जैसे छोटे बच्चों को नहीं जब टीका लगाने लगते हैं तो कहते हैं बेटा कोई दर्द नहीं होगी, वो बच्चा पहले यकीन कर लेता है कि कोई दर्द नहीं होगी, फिर कुछ लम्हों के बाद जब उसको दर्द होती है तो फिर उसको पता लगता है कि नहीं दर्द होती है। तो मैं इसलिए आपको ये नहीं कहूंगा कि दर्द नहीं होगी। तो बजटिंग टफ है, और इसमें जो ज्यादा मेन मुश्किल है ना उसकी रीजन है। आपको मैं इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग कराऊंगा, दिल तो मेरा है कि सारे करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, रिजल्ट के बाद कराऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक पूरा प्रोसीजर होगा, उसमें पूरी कैलकुलेशन की वर्किंग सिखाऊंगा, आसान से शुरू करके सारे, यानी मैंने पूरा गाइड किया होगा, एक पूरा प्रोसीजर सिखाया होगा, या जिस तरह ओवरहेड है इसका एक पूरा प्रोसीजर था। आपको एक नया नॉलेज दिया, उस नए नॉलेज में कैलकुलेशंस उस नॉलेज की प्रैक्टिस पक्की कर दी गई, उसके नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को। लेकिन जो बजटिंग है ना, इसमें कोई नया नॉलेज नहीं है। बजटिंग में चाहिए आपकी कंप्यूटिंग स्किल्स, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, और आपके जो बेसिक कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, इनके ऊपर, और अंग्रेजी ध्यान से पढ़नी। कोई ऐसा नया, इसके हम सवाल करेंगे ना, आपको अंदाजा होगा कि कोई नया नॉलेज नहीं चाहिए था इसके लिए। यही वजह है कि मैं अभी से सवाल पे जा रहा हूं, सवाल ही करने लगे हम लोग, इसमें है ही सवाल, बस सवाल ही मुश्किल से मुश्किल होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पीछे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था, कोई ऐसा आईएएस था जो पढ़ाए बगैर सवाल करा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। इस टॉपिक में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशंस की मुश्किलें हैं। हाँ, जो बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये जरूर क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये आपको बस ऐसी तसल्ली के लिए रिकॉल कर रहा हूं कि अगर हम पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कैसे फैसला करें कौन सा खर्चा फिक्स्ड है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है। जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन से है, वो वेरिएबल है। तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वो खर्चा ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगी तो वो खर्चा कम होगा, ये वेरिएबल है। और जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं, सिर्फ टाइम से है, फिक्स्ड है। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस में भी वेरिएबल हो सकते हैं, उनका फैसला किस हिसाब से होगा, जितने यूनिट सेल किए होंगे उसके हिसाब से। जिस खर्चे का ताल्लुक यूनिट्स के सेल करने से है वो वेरिएबल है, और जिसका ताल्लुक यूनिट्स के सेल कम ज्यादा से नहीं है, टाइम से है, वो फिक्स्ड है। अगर हमें एक साल का डाटा पता हो और अगले साल का डाटा प्रोजेक्ट करना है, यानी हम कहें कि फॉर द ईयर सेल्स 200 मिलियन थी, अगले साल की सेल्स कितनी होंगी, तो उसमें क्वांटिटी का इफेक्ट भी डलेगा और प्राइस चेंज का इफेक्ट भी डलेगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर हम कहें कि इस साल का रेंट फॉर द ईयर 4 मिलियन था, अगले साल का रेंट कितना होगा, इसमें सिर्फ प्राइस चेंज का इफेक्ट डलेगा। जो फिक्स खर्चे हुआ करेंगे, अगर हम अगला साल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, एस्टिमेट करने जा रहे हैं, तो फिक्स खर्चों में आप देखेंगे सिर्फ प्राइस चेंज का इफेक्ट आया करेगा, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जबकि जो वेरिएबल खर्चे हुआ करेंगे उनमें प्राइस चेंज का यानी इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट आया करेगा और क्वांटिटी चेंज का भी आया करेगा। ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो हर सवाल में आपको, जिन पे ग्रिप होनी चाहिए। ये मैंने कोई बहुत नई बात नहीं की है, तो वेरिएबल चीज है, वेरिएबल खर्चा है। तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं आपके और आप कैलकुलेशंस में अच्छे हैं, अंग्रेजी पढ़ के घबराते नहीं हैं, तो फिर आपको बजटिंग में मसले तो होंगे लेकिन मैनेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते नहीं सर बस आप बता दें सवाल में क्या करना है, फिर आपसे बजटिंग नहीं होनी। और बजटिंग में सवाल तकरीबन लाजमी है, तकरीबन समझे लाजमी सवाल है। इस दफा वाला आसान तो खैर नहीं था, लेकिन उसी तरह का सवाल एक क्लास में मैं करवाता होता हूँ, और लास्ट टाइम के सवाल से भी मिलता जुलता ही सवाल था थोड़ा बहुत। तो जो सवाल है इसमें से तकरीबन लाजमी आता है, लाजमी है, पेपर का ऑलमोस्ट मस्ट अपीयर। नॉलेज नया कोई है ही नहीं, है ही सारा आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा इस पे ग्रिप आती जाएगी आपकी।
जितनी प्रैक्टिस में कमी रखेंगे आपका टॉपिक कमजोर रहेगा। और कोशिश करूंगा मैं पूरी के तसल्ली वाला अच्छी तरह तैयार करके ही सारे खत्म हो जाए, यानी रिजल्ट से पहले सब अच्छा तैयार हो चुका हो बजटिंग। वैसे तो 2 हफ्ते बहुत है बजटिंग के लिए, लेकिन फिर भी तसल्ली कोशिश करूंगा कि मेरी तसल्ली कम से कम हो जाए आपकी शक्लें देख के भी कि ये सेटिस्फैक्ट्री हो गया है। तो मैं इसको स्टार्ट ही प्रैक्टिस से कर रहा हूँ। हाँ, एक बात बता देता हूँ, पता नहीं की होया पापा आए सन मेरे ख्याल च कि इसमें जो एग्जामिनेबल चीजें हैं एक कैश बजट है जो टेस्ट होता है, एक बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। ये 2 मेन चीजें हैं। ये आया नहीं बड़े अरसे से, हर दफा मुझे लगता है इसके चांस ज्यादा हैं, तो अब इस दफा और ज्यादा हो गए क्योंकि तो भूल गया एग्जामिनर्स को। और इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे बजट्स हैं। मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, बजट का पहले एक आइडिया ले लें कि बजट है क्या, ये बजटिंग क्या चीज है। तो जब भी हमने कोई काम करना है, उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए जरूरी होगा कि हम पहले अपना टारगेट सेट कर लें। जैसे अगर आपने एग्जाम के लिए जाना है तो घर से निकलने के लिए कोई टाइम का टारगेट सेट होना चाहिए, बिल्कुल, वरना आप टाइम पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबली एग्जाम हॉल तक टाइम पे पहुंच सकें, तो टारगेट सेट किया। इसी तरह से ये जो आपने अभी 3 पेपर पढ़े हैं या 2 पेपर पढ़ रहे हैं, ये कैफ शुरू करते हुए ये टारगेट ही सेट किया था कि कितने पेपर पढ़ने हैं, क्योंकि कितने साल में या कितने सेशंस के अंदर तो क्लोज करना है। तो ये टारगेट सेटिंग हो रही थी। और कंज्यूमर लेवल पे चले जाए तो मोस्टली घरों के अंदर ऐसा ही होता है कि महीने के शुरू में अब्बा जी अम्मा के हवाले कुछ पैसे कर देते हैं कि घर का खर्चा ये इतने पैसों में चलाना है। अब अम्मा के जहन में जो खर्चे चल रहे हैं वो इन पैसों से पूरे करने हैं, तो वो टारगेट प्लानिंग हो रही है। और ये काफी टर्म इस्तेमाल होनी है कि जी इस दफा बजट में पैसा, इस दफा बजट नहीं है। तो बजट यही है कि हमने क्या टारगेट किया हुआ है, क्या प्लान किया हुआ है, ये बजट है हमारा। और ये प्लान करना, टारगेट करना क्यों जरूरी होता है? अगर आपको पता ही नहीं है कि कॉलेज से निकल के कहाँ जाना है, तो फिर आप कॉलेज से निकल के टाइम ही जाया करेंगे। जब पता है कहाँ जाना है और उस पर कितना टाइम लगता है, तो आपके अकॉर्डिंगली एफर्ट्स उसके मुताबिक प्लान होंगे। जैसे मैंने एग्जाम हॉल की बात की थी कि जब आपने घर से निकल के एग्जाम हॉल तक जाना है तो पूरी प्लानिंग होगी ना कि कितनी देर का रास्ता है, कहाँ से जाना है, पता है नहीं है, कितना रश होता है नहीं होता है, छुट्टी का टाइम है, सुबह का टाइम है, उसके मुताबिक बाइक है, गाड़ी है, चिंची है, जो भी करना है उसके मुताबिक सारे रिसोर्सेस देख के प्लान करना है। ये बजटिंग कर रहे हैं आप। तो कोई भी काम करने से पहले उसका प्लान करना, ये हम बजटिंग करते हैं। बिजनेस ने प्रॉफिट कमाना होता है, तो बिजनेस पूरे साल के शुरू में अपना बजट बनाता है कि इस साल में कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इस साल में कितनी सेल्स करना चाहते हैं, उतनी सेल्स करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। ये सब बजटिंग का प्रोसेस है। अब उसमें स्टूडेंट से क्या टेस्ट होगा? स्टूडेंट से ये टेस्ट होता है। वैसे असल में बनते हैं, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे आपको आइडिया होगा बजटिंग का पूरा प्रोसेस होता है, एस्टिमेशंस इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन स्टूडेंट को डाटा दिया होगा और उस डाटा से उसने ये बजट बनाने होंगे। है क्या बजट? फ्यूचर फोरकास्ट, एक्सपेक्टेशन, सारी एक्सपेक्टेशन ही है, एस्टिमेशंस। कैश बजट पे आते हैं। पहले कैश बजट करा रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं।
इसकी तसल्ली करने के बाद फिर P&L पे आएंगे। कैश बजट, अच्छा कल कहा तो मुझे यही है कि बुक शॉप पे बुक आ जाएगी। जिन लोगों को यकीन है कि उन्होंने पेपर कंटिन्यू करना है, क्योंकि इन एनी केस 2 पेपर ही रहते थे तो इन एनी केस करना है, वो बुक खरीद लेना। लेकिन जो इंतजार करना चाहे कि नहीं रिजल्ट डाले पहले, तो फिर वो बुक ना खरीदना। ये बजटिंग के भी सवाल वो फिर कॉपी करा लेना, ताकि रिजल्ट डाले तो कंफर्म हो जाए पेपर कंटिन्यू कर रहे हैं। रियलिस्टिक डिसीजन है इसमें, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं, रियलिस्टिक बात है। ड्रॉप होते हैं लोग, फेल होते हैं। तो अगर आपको यकीन है कि आपने पेपर कंटिन्यू करना है तो कल बुक आ जाएगी, बुक खरीद लीजिएगा। अगर नहीं यकीन तो फिर आप कम से कम बजटिंग के पास पेपर वाले क्वेश्चंस वो कॉपी करा लेना, क्योंकि कल मैंने इसकी पास पेपर प्रैक्टिस शुरू कर देनी है यार। वो फिर बजटिंग के ना क्वेश्चन मैंने जैद को कहा था, तो वो जैद से पूछ लेना। मैंने उसको कहा था सलमान साहब से ले ले। बजट यानी हम अंदाजे लगा रहे हैं। कैश, कैश फ्लो का, कैश के टी अकाउंट में क्या क्या आता है? बीडी, रिसीट्स, पेमेंट्स और एंड पे सीडी। अगर ये गुजरे हुए पीरियड का बना रहे हैं तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम लोग अगले पीरियड के अंदाजे लगा लगा के बना रहे हैं तो हम कैश बजट बना रहे हैं। तो कैश बजट वो कैश अकाउंट है जो हम अगले पीरियड के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बनाएंगे टी अकाउंट की शक्ल में नहीं, इसको बनाएंगे स्टेटमेंट की शक्ल में, लेकिन है वही बीडी होगा, रिसीट्स होंगी, पेमेंट्स होंगी और सीडी होगा। इसको टी अकाउंट की शक्ल में नहीं बनाया जाता, बना भी ले तो हर्ज नहीं है, लेकिन वैसे इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जाता है। तो जो टी अकाउंट कैश अकाउंट बनाते थे गुजरे हुए पीरियड का, वो टी अकाउंट था, कैश अकाउंट। अगर हम वो प्रोजेक्टेड पीरियड का बनाएंगे तो वो कैश बजट हो जाएगा। इसका फॉर्मेट कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से फॉर्मेट तो वही नजर आ जाएगा। ये किसी स्टैंडर्ड ने फॉर्मेट तो दिया नहीं है, मेन बातें वही हैं। ओपनिंग बैलेंस है, रिसीट्स है, पेमेंट्स हैं और सीडी बैलेंस है। ये भी कर सकते हैं आपके पहले ओपनिंग लिखें, रिसीट्स लिखें, पेमेंट्स लिखें, क्लोजिंग। ये भी सही है, रिसीट्स, पेमेंट्स, उनका नेट, ओपनिंग, क्लोजिंग, जिस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता था। तो प्रैक्टिस पे आते हैं। मैं ट्रेडिंग बिजनेस से शुरू कर रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस आसान है निस्बतन, मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल है। तो पहले ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस पहले आसान सवाल से शुरू करूंगा, फिर लेवल बढ़ाता जाऊंगा, फिर पूरा आखिर लेवल तक जाके फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे आ जाऊंगा। तो कैश बजट, और उसमें मैं पहले ट्रेडिंग बिजनेस कराने लगा, और है ही चूंकि इसमें प्रैक्टिस, तो सवाल लिखें। Monthly sales are as follows. Monthly sales are as follows. महीने बताऊंगा और आगे सेल्स की अमाउंट बताऊंगा, और महीनों में लिख लें अप्रैल से लेके सितंबर तक। सेल लिखें, $80,000, $90,000, $100,000, $120,000, $150,000 और 2 लाख। आधा इंफॉर्मेशन लिखे आगे। अब पॉइंट्स में लिखवाता जाता हूँ चीजें।
नंबर 1 लिखें, टोटल सेल्स comprise of 30% cash and 70% credit. Next, debtors settle their accounts as follows. Debtors settle their account as follows. %40 in 1 month or 60% in 2 months. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, all sales are made at a GP margin of 25%. जी बंद करना है यार, बैठते क्यों है इसी के सामने? रोज क्या तो बंद करवा दे। अच्छा बंद करवा देते हैं, बुलाना यार है। चलो खैर है, वो फिर मसला होगा ना किसी को फिर। क्या लिखा जी? अच्छा इसी पॉइंट में लिखना आगे, नो स्टॉक्स आर मेंटेन्ड। बेटा रिमोट दे ही दे अगर कोई मसला नहीं है तो। वो भी बंद करना है, वो वाला चला रहने दे। ये तीनों ही, ये ओरिएंट है, वो क्या है? वो भी ओरिएंट है, बस ठीक है, ओरिएंट ठीक है। चला दूंगा दोबारा यार, कौन सा तोड़ के फेंक दिया। स्टॉक्स मेंटेन नहीं होते। चले अगला पॉइंट, ऑल परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। Creditors are settled as follows. %10 in 1 month as follows बता रहा हूं।
मैंने लिखा है ना क्रेडिटर्स आर सेटल्ड एज फॉलोज, तो उसमें बता रहा हूं 10% इन 1 मंथ, 50% इन 2 months, और क्या रह गया 40% इन 3 months। नेक्स्ट लिखें, admin expenses are fixed, admin expenses are fixed। अगला पॉइंट है admin expenses are fixed and paid in next month, यानी जिस महीने के एक्सपेंसेस होते हैं उससे अगले महीने पेमेंट होती है। इसी पॉइंट में चल रहा है एडमिन एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। अच्छा हाँ, एक बात और, वो जो ऊपर सेल्स दी हुई है ना, उन पे आए वापस, उनमें अप्रैल से लेके जून तक इसके साथ ब्रैकेट लगा के लिख लें एक्चुअल, अप्रैल से जून, ये जो सेल्स दी हैं उनकी बात कर रहा हूं, और जुलाई से सितंबर तक को कहते हैं बजटेड। तो जून तक गुजर गया हुआ है, अभी हम जून के एंड पे खड़े हैं या कह लें कि जुलाई के शुरू में। चले वापस, एडमिन एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून 10,000, 10,000। These expenses are, इसी में चल रहा है, these expenses are expected to grow, these expenses are expected to grow at 5% per month, 5% per month। अच्छा ये तो बढ़ रहे हैं, तो फिर ये फिक्स कैसे हुए? इन्फ्लेशन है, क्वांटिटी से लिंक नहीं कर रहे, हर महीने रेट बढ़ता जा रहा है, हो सकता है किराया बढ़ता जा रहा हो, तनख्वाहें महंगी होती जा रही हो। अगला पॉइंट लिखें, selling expenses are paid in same month, selling expenses are paid in same month, selling expenses are paid in same month, total selling expenses for the month of June, total selling expenses for the month of June 8,000, 8,000 रुपए। out of which 75% were variable, चलें बस लास्ट पॉइंट, कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 30 जून, 30 जून पे जो कैश एंड बैंक का बैलेंस है, 30 जून पे जो कैश एंड बैंक का बैलेंस है वो 85,000 है, 85,000, 85,000।
मुझसे रिक्वायर्ड है मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग मंथ वाइज कैश बजट रिक्वायर्ड है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th सितंबर। ईयर एंड जो मर्जी है यार, 1977 कर ले। कैश बजट में ना मुश्किलें ये होंगी कि आपको एक्सपेंसेस इनकम्स बताए होंगे, वरना अगर आपको रिसीट्स पेमेंट्स ही बता दें तो फिर तो सिर्फ देख के लिखना ही है। तो कैश बजट में मुश्किलें ये होंगी कि आपको एक्सपेंसेस और इनकम्स बताए होंगे और आपने अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उनसे रिसीट्स और पेमेंट्स बनानी होंगी। जैसे कैश फ्लो के सवाल में होता था कि आपको इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं। कैश फ्लो का सवाल नहीं है प्रॉपर, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि सवाल मुश्किल बनाने के लिए आपको एक्सपेंसेस इनकम्स दिए होंगे और उनकी रिसीट पेमेंट्स बनानी होंगी। चले बना लेते हैं। जो भी बिजनेस का नाम है मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30 चलें 2020। अंग्रेजी की जगह, और अगर मंथ वाइज है तो हर महीने का कॉलम रुपीस का अलग आ जाएगा। अगर मंथ वाइज नहीं तो फिर रुपीस का एक कॉलम आ जाता। तो मंथ वाइज है, ये अंग्रेजी की जगह हो गई, और मंथ वाइज है इसलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर ये आगे रुपीस के कॉलम। बाकी क्या मैंने आपसे पूछा क्या सवाल में? कैश बजट फॉर द क्वार्टर, फॉर द क्वार्टर एंडेड ना कहा है मैंने, फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर उस 3 महीने उसके अंदर। तो बाकी महीने क्यों नहीं है? वहां से हो सकता है कुछ पैसे पिछले हैं जो यहाँ आने हो। हमने तो ये 3 महीने में वो रिसीट्स पेमेंट्स लिखनी है जो इन 3 महीनों में रिसीट्स पेमेंट्स होनी है। हो सकता है वो पिछले महीनों से रिलेटेड हो, इसलिए दिया हुआ है रिसीट्स। क्या क्या रिसीट्स होंगी सवाल में, क्या लग रहा है? सेल्स ही हैं, और सेल्स को भी तोड़ लेते हैं दो हिस्सों में, एक कैश सेल्स है और एक हमें डेटर से पैसा आना है। कैश सेल्स दी हुई है, जो चीज गिवन होती है ना वो तो आप वैसे ही लिख दिया करें। जो चीज गिवन नहीं होती, अगर उसका आसान सा को फार्मूला ब्रैकेट में बता सकते हैं तो ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दें, वरना वर्किंग अलग बना दें। तो इसमें हम सिर्फ इतना कह देते हैं पेपर मार्कर को कि सेल्स का 30%। आप जो भी सेल्स हैं उनका 30 लगा के यहां लिखते जाएं। और कैश सेल्स ही वो हैं जिनमें जिस महीने की सेल उसी महीने में पैसे आ रहे हैं फौरन। तो जुलाई में कौन से पैसे होंगे? जो जुलाई की कैश सेल्स हैं। तो जुलाई की कैश सेल्स कितनी? 36। अगस्त की 45,000। सितंबर 60। कैश सेल्स ओके। अब आगे पैसे आने हैं डेटर्स से। आप डेटर्स लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स लिखते हैं, कोई मसला नहीं। अंग्रेजी में क्या लिखना है कोई मसला नहीं, बस कोई पहचान बनती हो, डेटर कहते हैं। और इसमें चूंकि ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी तो वर्किंग।
डेटर्स, अच्छा डेटर्स से पैसे, इसका ताल्लुक सवाल के किस डेटा से? सेल से। और कौन सी वाली सेल से? क्रेडिट सेल से। तो डेटर का कैश निकालने के लिए पहले हमें क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेगी, और क्रेडिट सेल्स के लिए कह देते हैं कि जो सेल्स का 75% है वो क्रेडिट सेल्स है। 70 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्रेडिट सेल्स कितनी? हैं 56, 63, 70, 84, 105, 140। ये डेटर्स की वर्किंग कर रहा हूं मैं, जो यहां कर रहा हूं ये कोई ऐसा खास फॉर्मेट है उसका नहीं, आप किसी और तरह कर ले। वर्किंग बस वो होती है जो करने वाले को भी समझ आए और पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आए। ये लिखी है क्रेडिट सेल्स। इसमें अगर वैसे सवाल के हिसाब से देखें तो सितंबर वाली सेल्स का कोई काम नहीं है हमें। क्यों? उसको तो पैसे अक्टूबर नवंबर में आने, वो तो हमारे सवाल के स्कोप से निकल गया, तो मैंने लिख के ऐसी टाइम ही जाया किया सितंबर को। इसी तरह नहीं, 140 लिख के, 140 की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने ऐसी लिख दी। इसी तरह अप्रैल है, अप्रैल के पैसे मई और जून में। देखिए ये जो लिखा है ना कि डेटर्स अकाउंट सेटल करते हैं 40% इन 1 मंथ, इसका मतलब है जिस महीने की सेल है उससे अगले महीने। और अगर इसमें आपके जहन में सवाल आए, नहीं भी आया तो मैं खुद डाल देता हूँ कि क्या पता महीने की किसी डेट की सेल कुछ और, या अगर 1 महीना ना होता 13 दिन होते तो क्या होता। तो इस पे आगे होनी है बात, अभी आगे डेज में भी जाना है हमने। अभी मैंने आसानी के लिए महीना महीना रखा, अभी डेज में जाना है। तो अप्रैल में जो सेल्स हुई उनके पैसे कब आने हैं? मई में, और तो बस जून में बात खत्म हो गई। हम तो सवाल ही जुलाई अगस्त का कर रहे हैं, तो इसलिए अप्रैल की भी जरूरत नहीं है। तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि आपको जो सवाल में डेटा दिया है ना, जब हम आप देखेंगे सवालों में हम महीनों की वर्किंग किया करेंगे, वो सब लिख लें, क्योंकि अगर ये सोचने बैठेंगे ना कि कौन सा महीना लिखना है नहीं लिखना, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। फ्लो के साथ चलते रहे तो उसमें टाइम बच जाएगा। तो मैंने इसलिए लिख लिए हैं बस सारे महीने। अब ये मैंने क्रेडिट सेल्स तो लिख दी, लेकिन हम ये वर्किंग क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए? डेटर से कैश किन महीनों का? जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि हम सवाल सिर्फ इस क्वार्टर का कर रहे हैं। तो जुलाई अगस्त सितंबर ही मैं सिर्फ फिगर निकालने लगा हूं, बाकी लिखी जरूर है, लेकिन मैं सिर्फ जुलाई अगस्त और सितंबर की रिसीट्स निकालने लगा हूं। क्या मामला तय किया हुआ डेटर्स के साथ? 40% पैसे मिलते हैं 1 महीने में और 60% मिलते हैं 2 महीनों में। लिखना सिर्फ जुलाई अगस्त सितंबर में, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं। हम तो कर ही वर्किंग इसलिए रहे हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर में कितना कैश आना है। जुलाई में 40% किसका आना है? जून की सेल्स का, तो इसका 40% इधर, कितना? 28। इसी तरह जुलाई की सेल्स का 40% अगस्त में, 33। अगस्त की सेल्स का 40% सितंबर में, 42। ये मैं रिसीट्स निकाल रहा हूं, ये जो नीला नीला कर रहा हूं, ये नीली नीली रिसीट्स निकाल रहा हूं। और वो जो कि जुलाई अगस्त और सितंबर ही की निकालनी है, तो मैंने सिर्फ उन्हीं की कैलकुलेट की।
40% पैसे 1 मंथ में मिलने हैं, तो जुलाई में जो पैसे मिलने हैं वो जून वाली सेल्स का 40%, जो अगस्त में पैसे मिलने हैं वो जुलाई वाली सेल्स का 40% है, जो सितंबर में पैसे मिलने हैं वो अगस्त वाली सेल का 40%। जुलाई में 60% किसका मिलना है? मई का। तो मई का 60% इधर 37, जून का 80% यहाँ 60% 42,000, जुलाई का 60% यहाँ 50। ये है रसीद फ्रॉम डेटर्स। जी जी, नहीं, दूसरे महीने के एंड पे, ये जो क्रेडिट पीरियड है ना उसके एंड पे ही पैसे आते हैं। जैसे आप लोग आई कैप को आखिरी दिन फीस दे रहे होते हैं ना, लाइन लगा के आखिरी दिन फीस, तो ऐसे ही क्रेडिट पीरियड के एंड पे पैसे मिलते हैं। यानी अगर 31 तारीख आखिरी है तो 31 को ही पैसे मिल रहे हैं जी। 40 समझ आ गया? क्रेडिट सेल्स में से 60% लोग हमें पैसे देते हैं 2 महीने के बाद। तो जिन लोगों को हमने मई में सेल्स की थी वो जुलाई में पैसे देंगे, तो इसका 60% ये है। इसी तरह जून की सेल्स का 60% ये है और इसका ये है। टोटल हो गया 65,800, 75,600, 92,400। इधर ही रहना। ठीक, बताइएगा। 65,800, 75,600, 92,400 और ये हो गई रिसीट्स पूरी। तो रिसीट्स का हो गया टोटल 90, 100, 101, 800, 120, 600, 152, 400। ये रिसीट्स